फ्रिज, टीवी या कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने की सोच रहे हैं लेकिन बजट इसकी इजाजत नहीं दे रहा है तो बैंकों ने आपको आपके सपनों के थोड़ा करीब ला दिया है। कंज्यूमर लोन सस्ते हो गए हैं, इसीलिए आप इस फेस्टिव सीजन अपने छोटे छोटे सपनों को EMI के जरिए पूरा कर सकते हैं। SBI, PNB समेत कई सरकारी बैंकों ने ग्राहकों के लिए फेस्टिव ऑफर के तहत सस्ता कंज्यूमर लोन देने का ऐलान किया है, लेकिन ऐसे लोन लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये समझाने के लिए आज मेरे साथ शो पर है रुंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन। रुंगटा, हर्ष, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस चर्चा की और सबसे पहला सवाल यही आपसे है कि कंज्यूमर लोन और पर्सनल लोन में अंतर क्या होता है? देखिए कविता, कोई ब्रॉडली स्पीकिंग कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ एक एंड यूसेज जो होता है उससे डिफाइन हो जाता है कि ये पर्सनल लोन है कि आपका कंज्यूमर लोन है ना। उदाहरण के तौर पे जब आपको पर्सनल लोन दिया जाता है, आप उसे कोई भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप उसे कोई हॉलीडे पे जाने के लिए यूज़ करें, आप उसे अपने मेडिकल एक्सपेंसेस पे रीपे करते हैं या कोई और लोन रीपे करते हैं। सो एंड यूज़ उसमें नहीं देखा जाता। जहाँ तक कंज्यूमर लोन्स की बात है वो ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। वो आप जब टीवी खरीद रहे हैं या कार खरीद रहे हैं या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उनकी उसकी वैल्यू के सामने आपको दिया जाता है। सो दैट इज द अंडरलाइंग एसेट हो जाती है, उसका एक डिटरमाइन हो जाता है वैल्यू क्या है और उसके बेसिस पे आपको लोन दिया जाता है। सो बहुत थिन लाइन है। आप पर्सनल लोन लेके भी आप कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीद सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कंज्यूमर लोन और पर्सनल लोन में यही डिफरेंस है। और कंज्यूमर लोन लिया कैसे जाता है? अब देखिए, ज्यादातर हमने देखा है कि रिटेलर्स ही टाई अप करते हैं। आप अगर कार खरीदने जा रहे हैं तो डीलर के शोरूम में ही आपके पास 2 या 3 फाइनेंसर्स वहां मिलेंगे। सो आप उनसे ही डायरेक्टली अपना जो लोन है वो सैंक्शन करवा सकते हैं, लिमिट अप्रूव करवा सकते हैं और वहीं आप वहीं ट्रांसैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका खुद की बैंक के साथ रिलेशनशिप अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि आपको जो वहां पर रिटेलर के साथ के जिनका टाई अप है उन्हीं से खरीदना है। आप अपनी बैंक से भी नेगोशिएट कर सकते हैं और फिर जो वो पेमेंट आप डीलर को कर सकते हैं। अब हर जैसे कि हम जानते हैं कि इतने सारे सस्ते लोन के ऑफर्स उपलब्ध हैं बाजार में, तो एक कंज्यूमर, एक ग्राहक जब जाए तो किन किन बातों का ख्याल रखे लोन लेते वक्त? देखिए, पहले आप ये जान लें कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट फैक्टर है। जितना भी आपको बताया जा रहा है कि 0 इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी फाइनेंसर है उनके भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग होता है। वो अगर डिपॉजिट आप बैंक है, आप फिक्स डिपॉजिट देते हैं बैंक में एट 8%, 9%, तब बैंक आगे जाके अपनी मार्जिन रख के 3 to 3.5% मार्जिन रख के बैंक वो लोन देता है। तो अगर वो 0% लोन दे रहे हैं तो उन्हें भी कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, वो पॉसिबल, लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि आपको 0% मिल रहा है, वो दैट्स नॉट ट्रू। आप जब जाएं, आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करते हैं, पहले आप अपने रिटेलर से बात करिए कि ये आप जैसे कैश में खरीद रहे हैं, आपको लोन नहीं चाहिए। आप जो भी बेस्ट नेगोशिएट कर सकते हैं प्राइस, उनके साथ नेगोशिएट करिए और फिर आप उनसे बोलिए कि अगर आप EMI में कन्वर्ट करते हैं यही चीज तो आपको क्या रेट में क्या EMI या क्या स्कीम पड़ती है। ज्यादातर आपको वो स्कीम जो उन्होंने कैश डिस्काउंट के साथ दिया है वो आपको मिलेगी ही नहीं, लेकिन अगर मिलती है तो वही बेंचमार्क बना के आप अपनी डील नेगोशिएट कर सकते हैं। और अगर आपको ये ध्यान देना है कि आपको प्रोसेसिंग चार्जेस या कोई दूसरे नाम से आपसे पैसे ले नहीं रहे हैं, वो प्रोसेसिंग चार्जेस इज ऑल्सो योर कॉस्ट। बिल्कुल। तो आप अगर देख रहे हैं कोई चीज आपको 15,000 में मिल रही थी और यही चीज आपको अगर EMI की स्कीम में पूरे 6 इंस्टॉलमेंट और प्रोसेसिंग फीस भर के आपको अगर 20,000 में पड़ रही है, सो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो आपका 5,000 रुपया हो गया। सो ये सब चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सिर्फ आपकी पेइंग एबिलिटी नहीं देखें। कई बार कंज्यूमर सेंटिमेंट्स ये है कि 3,000 रुपया महीने का भरना है, दैट आई कैन अफोर्ड। बात 3,000 रुपए की नहीं है, बात यही चीज लोड होके 3 महीने बाद या 6 महीने बाद कितनी बन जाती है और ओरिजिनल प्राइस से कितना हाई है। सो ये चीज अगर ध्यान में रखें तो स्पेंडिंग विल बी मोर प्रैक्टिकल, मतलब वो थोड़ा और जस्टिफाइड स्पेंडिंग हो सकता है। हिडन चार्जेस को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, वो पता लगाने बहुत जरूरी होते हैं। Absolutely. इसी के साथ क्रेडिट कार्ड का चलन आजकल बहुत ज्यादा हो गया, खासतौर से जो बिग टिकट परचेज होता है, जो बड़ी महंगी चीजें होती है, लोग क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं और खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत कई बार आता है मैसेज के इसको आप EMI में भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये कितना अच्छा तरीका होगा? देखिए, इसमें एक चीज है कि आपने जो फाइनल प्राइस नेगोशिएट करने के बाद आपने अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया है, सो इसमें वो जो एलिमेंट है जिसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है प्रोडक्ट पे, वो एलिमेंट नहीं रहता है। अब आपकी जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो आपको एक ऑफर देती है कि यही चीज आप फ्लेक्सी पे या अलग अलग नाम से पॉपुलर है कि आप इसे 6 महीने की EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनमें एग्जैक्टली आपको ये देखना है कि अगर आपने 10,000 स्पेंड किया और बोलते हैं 5 महीने की EMI है तो 2,000 रुपये ही महीने का होना चाहिए। अगर उसमें वो फिर से वो होगा कि प्रोसेसिंग फीस हम चार्ज करेंगे। सो ये सब चीज आपको खाली ध्यान रखना है कि आपका टोटल कॉस्ट क्या लग रहा है। 6 महीने बाद या 5 महीने बाद जब भी आपकी EMI कंप्लीट होती है, आपकी पॉकेट से गया कितना। सो यही डिफरेंस आप इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा। बट दैट इज योर कॉस्ट ऑफ टेकिंग दिस कन्वीनियंस। तो अगर आपको कन्वीनियंस वो कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो मत लीजिए। बिल्कुल। और
स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्योंकि इसमें ये जरूरी है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स होते हैं। बिल्कुल। सो इसमें ये ध्यान देना जरूरी है कि आप अगर क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर रहे हैं, एक जो कंज्यूमर बिहेवियर की जो स्टडी की गई है उसमें जनरली हमने देखा है कि लोग ज्यादा खर्चा करते हैं। बिल्कुल, ओवरस्पेंड हो जाता है उस चक्कर में। एग्जैक्टली। सो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, यू शुड बी वेरी केयरफुल। आपने जो लिस्ट बनाई है, अगर आपने स्पेसिफाई किया कि मुझे एक 21 इंच का टीवी खरीदना है, सो आप 21 इंच में ही जाएं, और ना कि क्योंकि क्रेडिट कार्ड है आपके पास कैश देने की जरूरत नहीं है, आप उसे 52 इंच में कन्वर्ट कर लें। तो ये सब चीज थोड़ी ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फेस्टिव सीजन के चलते हमने देखे इतने सारे ऑफर्स आ रहे हैं, जहां तक लोन, सस्ते लोन्स की बात है, तो कैसे इस फेस्टिव सीजन के मजे को दोगुना किया जाए और कैसे बेस्ट डील्स चुनी जाए, क्या राय होगी आपकी? बेस्ट डील्स तो देखिए, आपको ऑनलाइन भी आपके पास ऑप्शंस हैं। पहले आप ऑनलाइन एक टेस्ट कर लीजिए कि क्या प्राइस में लगभग आपको चीजें मिल रही हैं। फिर आप वही प्रोडक्ट्स को अपने लोकल रिटेलर्स का चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आप लोकल रिटेलर से चेक करते हैं, आपको एक फिजिकल टच एंड फील मिलता है, विच इज द इंडियन बिहेवियर। हम चाहते हैं हर चीज को हम देख के परख के खरीदें। जब आप कोई भी स्टोर में जाते हैं, तब आपको ये पॉसिबल है कि आप एक लेवल या 2 लेवल अपग्रेड कर लें। जैसे मैंने टीवी का एग्जांपल दिया। ये सब चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपको फाइनेंस स्कीम जहां तक हो पॉसिबल हो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपको इंस्टिगेट करता है कि आप एक लेवल आगे बढ़ के ज्यादा खर्चा करें। अगर हम बिहेवियर की बात करें, एक जो थ्रेट रहता है कि आपके जो हिडन चार्जेस हैं उसकी वजह से आपके कॉस्ट बढ़ गए। लेकिन जो सबसे इससे भी बड़ा जो थ्रेट है, जो ज्यादा डरने की चीज है, कि आप कई बार वही चीजें खरीद लेते हैं जो आपको खरीदनी नहीं थी। एक आपने कोई चीज खरीदनी थी, उसका आपने 10,000 की जगह 11,000 दे दिया। दूसरा है कि आपको लेना ही नहीं था और आपने वो इंड्यूस होके, आप मोटिवेट होके, इंस्टिगेट होके आपने खरीद ली। ये चीज का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कैसे बेस्ट डील मिल सकती है कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। पर्सनल फाइनेंस के एंगल से मैं यही कहूंगा कि बी वेरी केयरफुल। आप इंस्टिगेट नहीं हुए, मोटिवेट नहीं हुए, कोई अच्छी ऑफर्स को देख के आप जो चीज नहीं लेनी थी वो चीज ना खरीद लें, वैसा काम ना करें। लेकिन एज ए फाइनेंशियल प्लानर, अब इस तरह के बड़े परचेसेस जो कि लोग अमूमन ज्यादातर फेस्टिव सीजन के दौरान ही करते हैं, इन्हीं सब सर्विसेज और फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, तो किस तरह टीवी, फ्रिज जैसी कंज्यूमर ड्यूरेबल चीजें खरीदी जा सकती है? किस तरह की प्लानिंग उसके पीछे उन्हें करनी चाहिए? देखिए, आप इसे कैटेगराइज करके आप अपने घर से निकलें कि मुझे ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड है। इसमें आपकी कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो सबसे महंगा से महंगा चीज ले सकती हैं, एट द सेम टाइम आप बेसिक चीज लेके भी अपना काम कर सकती हैं। ये एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, आप अपने आप से एक लिस्ट बनाइए और वो लिस्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। याद रखिए कि हाईली डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं। बिल्कुल। हाउस इज एन अप्रिशिएटिंग एसेट, यू कैन कंसीडर। तो जो हाईली डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, वो आज आपको कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको एक एक्स प्राइस में मिलता है, 1 साल बाद उसकी वैल्यू आपको हाफ हो जाती है। बिल्कुल। इनमें जो यूटिलिटी है वो कंज्यूम्ड हो जाती है, इनकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती। पर्सनल फाइनेंस एंगल से फेस्टिव सीजन में आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारे आकर्षक स्कीम्स आपको दिए जाएंगे, बताए जाएंगे, आपको इंड्यूस करेंगे कि आप खर्चा करें। लेकिन अगर आप वो लिस्ट बना के एकदम स्ट्रिक्टली अपना डिसिप्लिन फॉलो करें, जो जरूरत है करंटली इट इज नेसेसरी, वो चीज आप बना के अगर चलते हैं तो ही आपका फाइनेंशियल लाइफ ठीक रहेगी। अदरवाइज आप आज आप खरीद लेंगे, यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, लेकिन 3-4 महीने बाद आपको उसका स्ट्रेस पता चलने लगेगा। सो मेंटेन योर डिसिप्लिन, लिस्ट बना के चलें। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हैं तो उसमें आप ध्यान रखिए कि यू डोंट गो ओवरबोर्ड। बिल्कुल, तो लिस्ट बनानी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। लेकिन हर्ष, फेस्टिव सीजन के दौरान कई बार लोग अपने घर का मेकओवर करते हैं, रीमेक करते हैं, तो इस तरह के खर्चों के लिए निवेश कितना पहले शुरू करना चाहिए और किस तरह से निवेश शुरू करना चाहिए? देखिए, एवरीथिंग इज गुड इफ यू प्लान्ड इट वेल। अगर आप प्लान करके चलते हैं तो आपका आधा जो बैटल है वो तो आपने जीत लिया ऑलरेडी। अगर आपको एस्टिमेट करते हैं आपको दिवाली पे आपके घर का पेंट करवाना है, आपको पेंटिंग के एस्टिमेट्स अभी ऑलरेडी मालूम है, मतलब यू कैन गेट इट ऑनलाइन। आप जो रेप्यूटेड पेंट कंपनीज हैं उनमें फोन करके आप पूछ सकते हैं कॉस्ट क्या है, उनके कोटेशंस मिल जाते हैं आपको। आप उसकी प्लानिंग पहले करेंगे तो ऑब्वियसली बेटर है। और नहीं है सो देन यू हैव टू टेक व्हाटएवर इज अवेलेबल। और अगर आप पोस्टपोन करके नेक्स्ट ईयर के लिए कर सकते हैं तो इवन बेटर, दैट इज फिर आप आज से शुरू करके उसके लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो चर्चा में से निकल कर आया है वो ये है कि सस्ते लोन्स जो आपको बाजार में मिल रहे हैं उनकी फिराक में ना जाइए, बल्कि अपनी रिसर्च, अपनी प्लानिंग, अपनी लिस्ट को यहाँ पे तैयार कीजिए और डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो आपने जो आइटम्स लिस्ट किए हैं अपनी सूची में, उन्हीं को खरीदिए और ओवर स्पेंड यहाँ पर बिल्कुल नहीं करने की सलाह आपको दी जा रही है। लेकिन अगर आप फ्रिज, टीवी की जगह कार या बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ
ही आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि बैंकों ने फेस्टिव ऑफर के तहत कार और 2 व्हीलर लोन भी सस्ता कर दिया है। तो कल योर मनी में हम आपको बताएंगे कि कार लोन लेते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको मिल पाए बेस्ट डील। और योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन लौट कर देंगे इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के जवाब। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेंगे इंश्योरेंस के सवाल और इनके जवाब आज दे रहे हैं हर्षवर्धन रुंगटा। शुरुआत करते हैं पहले दर्शक के साथ। कुवैत से रवि हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार रवि, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। आई एम एन एनआरआई बेस्ड इन कुवैत। I have 2 daughters, aged 13 and 9, and I'm a non-smoker. ठीक है। I would like to take a term plan, having sum assured about 75 lakhs. ठीक है। For about 20 years. And my other question is whether online policies are advisable to take. Plus, what would be the average premium for the term plan that I'm looking for? ठीक है, आपकी सालाना आय, ईयरली इनकम आप बता सकते हैं? Income is about 20 lakhs. ओके, ठीक है। तो हर्ष एनआरआई हैं, रवि टर्म प्लान लेना चाहते हैं, नॉन स्मोकर हैं, तो किस तरह के टर्म प्लान्स ऑफर किए जाते हैं एनआरआईज को? वेल रवि जी, पहली बात मैं आपको बता दूं कि और बहुत सारी कंपनीज होती है जो एनआरआईज को ऑनलाइन टर्म पॉलिसी नहीं देती। आप टर्म पॉलिसी ले सकते हैं, रेगुलर ऑफलाइन पॉलिसीज, लेकिन ऑनलाइन पॉलिसीज ऑफर नहीं करती हैं आप। और दूसरी बात, आपको इंडिया में प्रेजेंट होना होगा जब आप ये पॉलिसी लेते हैं, बिकॉज यू हैव टू बी एन इंडियन सॉइल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप एनआरआई के रूप में बाहर रहते हुए पॉलिसी लेना चाहते हैं, वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन जो आप टिपिकली टर्म प्लान बोल रहे हैं वो कंपनी सर्विस नहीं करती। सो आप कोशिश डेफिनेटली कर सकते हैं ऑनलाइन पॉलिसीज लेने की। आपका एक और कंसर्न था कि ऑनलाइन पॉलिसीज और ऑफलाइन में कुछ क्लेम रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं क्या? जी नहीं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पॉलिसीज जो भी हैं उनका ट्रीटमेंट जो है, टर्म्स कंडीशंस और क्लेम्स के जो सेटलमेंट के प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स हैं वो सारे सेम होते हैं। सिर्फ फर्क कितना होता है, कई बार आपके माइंड में अगर ऐसा कुछ डाउट आ रहा है कि क्योंकि सस्ता है तो शायद आपको कुछ तकलीफ आ सकती है। सस्ता इसीलिए है कि क्योंकि कंपनी आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है, डायरेक्टली आपको पॉलिसी बेच रही है। जो बीच में सारे इंटरमीडियरीज हैं, जो उनके हैंडलिंग कॉस्ट होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, वो सारे कट करके आपसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर रही हैं। तो जो कॉस्ट उनका बचता है वो प्रीमियम कम के रूप में आपको पास ऑन करती हैं। सो आप बेहिचक पॉलिसी ले सकते हैं, ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपको मिलती हो तो। दूसरी बात है कि आप जो 75 लाख कवर लेना चाहते हैं वो आप एक ही कंपनी से लीजिए, आपको अलग अलग कंपनी से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम कंपनीज की जो रेफरेंस दे रहे हैं वो वेल कैपिटलाइज्ड हैं, वो उनका जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो भी अच्छी है, मार्केट लीडर्स हैं। सो आपको 75 लाख कवर में कुछ ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। सो और क्लेम प्रोसेसिंग के टाइम में आपकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगा कि एक ही कंपनी से उन्हें कोऑर्डिनेट करना है। सो आप एक कंपनी से ले लीजिए जो मार्केट के लीडर्स हैं, SBI, कोटक, ICICI, HDFC, आप इन कंपनीज में अप्लाई करिए और एक ही कंपनी से लीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। रवि, आपको और कोई सवाल है? जी, thank you very much. Yes, I've got the answers. What would be the average premium like? प्रीमियम कितना होगा? आपकी एज रवि जी इज अबाउट व्हाट इज योर एज? Yes, that's correct. 44 years. 44 years. For a 75 lakh cover, I think should be around 20 to 25,000 rupees. 20 to 25,000 rupees. Perfect, sir. चलिए, यहाँ पर आपको ICICI Pru, HDFC लाइफ और SBI लाइफ या कोटक से टर्म कवर लेने की सलाह दी जा रही है रवि। अब योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। में आपका फिर से स्वागत है। आज हम दे रहे हैं इंश्योरेंस के सवालों के जवाब और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं हर्षवर्धन रुंगटा। लेते हैं लुधियाना से पंकज कपूर का सवाल। नमस्कार पंकज, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार मैम जी। मैम, मेरा सवाल जो है वो मेडिक्लेम पॉलिसी को लेकर है। ठीक है। जैसे मेरी अभी एज 23 है, तो
उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर मैं आज कोई मेडिक्लेम पॉलिसी लेता हूँ किसी भी कंपनी से, तो उसको मैं रेगुलर रिवाइव करवाता रहता हूँ, अगर ठीक है, कल को 35 या 40 की एज में मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है एक्सीडेंटल या फिर इलनेस की वजह से, तो उसका ट्रीटमेंट का क्लेम लेने के बाद क्या उस कंडीशन पे कंपनी मेरी जो पॉलिसी का प्रपोजल है नेक्स्ट ईयर का वो कैंसिल कर सकती है, या उसको रिवाइव करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं रेगुलर प्रीमियम पे कर रहा हूँ उसका? ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो रिन्यूअल को लेके बेसिकली हर्ष इनका सवाल है। वेल पंकज जी, पहली बात, आप अगर अभी पॉलिसी लेते हैं और 15-20 साल बाद या कभी भी आपको कुछ होता है तो उसमें पॉलिसी आपकी कंटिन्यू हो जाती है। उसके बाद आपको कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह या कंपनी आपकी पॉलिसी रिन्यू के लिए रिजेक्ट नहीं कर सकती। सिर्फ एक छोटा सा क्लॉज उसमें रहता है कि अगर आपके बहुत सारा क्लेम्स अगर आ रहा है तो कंपनी एक ही पॉलिसी को लेके, तो कंपनी शायद आपको प्रीमियम बढ़ा के या आपके कोई और टर्म्स कंडीशंस डाल के आपके रिन्यू कर सकती है, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम केसेस में होता है। सो टिपिकली आप अभी अगर 23 ईयर्स के हैं और आप पॉलिसी ले रहे हैं और अभी भी आपको मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर आप 5 लाख तक का पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको कंपनी आज भी नहीं पूछेगी। आपको सिर्फ अपने फॉर्म पे ऑनेस्टली डिक्लेयर करना है जो भी आपकी करंट हेल्थ स्टेटस है। लेकिन जो आपका सवाल था कि अगर आपके बाद में क्लेम आता है उसके बाद रिन्यू नहीं करती, वैसा नहीं होता है। पॉलिसी आपकी रिन्यू होती है और आपको कंटिन्यूइंग बेनिफिट्स मिलते हैं। वही इलनेस की अगर आपको नेक्स्ट ईयर भी क्लेम आता है तो आपको मिलेगा, क्योंकि आपका प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट में एक्सक्लूडेड नहीं किया गया है। चलिए, यहाँ पर पंकज आपको सलाह दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं राकेश का सवाल। राकेश ने हमें ईमेल किया है। इनकी उम्र 40 साल की है, हर्ष, और शादीशुदा है और इनकी एक 5 साल की बेटी भी है। ये ऐसी पॉलिसी लेना चाहते हैं जिसमें लाइफ कवर भी हो और बीच बीच में कुछ पैसे भी इन्हें मिलते रहें। सालाना 30,000 रुपए तक का प्रीमियम भर सकते हैं। LIC जीवन आनंद में निवेश करना चाहते हैं। क्या सलाह बनती है इनके लिए? राकेश जी, पहली बात आपको बता दूं कि जीवन आनंद एक चाइल्ड प्लान नहीं है। दूसरी बात है कि कोई भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट के अगर नजरिए से पैसे जमा कर रहे हैं तो वो आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं देते हैं। वो एक अलग फीचर पैक्ड प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आपको एक वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट्स होते हैं। चाइल्ड अगर एक पर्टिकुलर एज के होंगे तब उन्हें पैसे वापस मिलेंगे। तो वो फीचर्स आप पहले समझ लीजिए और फिर आप डिसाइड करिए कि वो फीचर्स के सामने आपने जो रिटर्न्स का जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो आपको अगर सूट होता है तब आप प्लान्स लीजिए। चाइल्ड प्लान के मैं आपको बता दूं कि LIC में करीबन 8 प्रकार के चाइल्ड प्लान्स हैं और उसके नाम आपको दिखा दिए जाएंगे। दूसरी बात है कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के भी चाइल्ड प्लान्स होते हैं। ये जरूरी है कि और उसमें एक फर्क है, सिर्फ आपको बता दूं कि जो 8 प्लान्स हैं उनमें अलग अलग पीरियड में पैसे वापस आते हैं। एक पॉलिसी है जो आपको 17, 18, 19, 20 जब बच्चे की उम्र इतनी होती है तब पेमेंट करती हैं। दूसरी आपकी 16, 18, 20, 24। तो जो पेमेंट शेड्यूल आपको सूट होता है वही पॉलिसी आप ले सकते हैं। तो आपको ये थोड़ी मेहनत करनी होगी। मैं आपको इस शो के जरिए नहीं बता सकता कि आप कौन सी प्लान लें, लेकिन आप कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ आप देखें कि उनमें पेमेंट शेड्यूल क्या है, जो आपकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच करता है वो पॉलिसी लीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी पॉलिसी आप लें उसमें इंश्योरेंस आपके नाम पे होना चाहिए और चाइल्ड शुड बी द बेनिफिशियरी। कई पॉलिसीज ऐसी हैं जिनमें बच्चों की लाइफ पे इंश्योरेंस लिया जाता है, लेकिन वो मैं आपको सुझाव दूंगा कि वो पॉलिसीज आप मत लीजिएगा, क्योंकि कोई कारण नहीं है कि आप अभी अपने छोटे बच्चों के नाम पे इंश्योरेंस कवर लेते हैं। सो इस प्रकार आप वेरीफाई कर लीजिए, आपको जो सूट करता है वो प्लान ले लीजिए। LIC के पास मैंने बताया 8 पॉलिसीज हैं और बाकी कंपनीज में भी, प्राइवेट कंपनीज में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इंश्योरेंस के अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी अपने बच्चे के लिए कोई रकम जुटाना चाहते हैं तो उसका भी विकल्प आपके पास मौजूद है। चलिए हर्ष, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। योर मेडी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।